हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडी फॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की क्लासें। और कक्षा 10 की आज मैं लेके आया हूँ गणित की क्लास, और उसमें हम सोल्व करेंगे प्रश्न नंबर 1.1 का। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। ये याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड रहता है। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता, जो अभाज्य संख्या है उनकी सहायता से इनके गुणनखंड करने हैं और उनकी सहायता से उनके गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे 140 का हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक तो वो सम होगा और एक होगा, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्याएं नहीं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें देखते हैं, इसमें 0 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जा रहा है, और 2 मात्र ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है? सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य। इसका इसमें भाग दिया, कितना आया मित्रों? 70। इसका इसमें भाग दिया, फिर से आया 35। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का देखेंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 का देखते हैं, और 5 का देने पर इसमें 7, और 7 का देंगे तो क्या आएगा? 1। और लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो मतलब ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। और इसके जो गुणनखंड है, तो 140 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको जो लिखने का तरीका है वो 2 की घात कितनी आ गई? 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल इजी है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप आसानी से 156, 38, 25, 5005 और 74, 29 का भी आप कर सकते हो। इसी मेथड से आपके लिए ये 4 क्वेश्चन आपके लिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। देखिए, पहले तो एक सूत्र होता है कि कोई संख्या A है और कोई संख्या है B। अगर इनका LCM और HCF आपने निकाल लिया है तो उसके उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों संख्याओं का जो गुणन होता है वो इनके LCM और HCF दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये सदैव सत्य होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो एक बात तो ये ध्यान देनी है कि यदि कोई संख्या A है और कोई संख्या दूसरी B है तो दोनों का गुणनफल उनके ही LCM और HCF के क्या होती है? बराबर होती है। AB है, उसका LCM और HCF, यहाँ पर आप गुणा समझ जाओगे, इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो इतना ध्यान रखो कि AB है, उसका खुद का LCM और उनका LCF दोनों का गुणनफल A और B दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? देखिए, इसके लिए देखिए, जैसे 26 और 91, एक 26 और एक क्या है? 91 है। तो मान लेते हैं A बराबर तो 26 और B बराबर क्या मान लेते हैं? 91। इनके पहले क्या निकालते हैं? HCF और LCM। चलिए HCF निकालते हैं। 26 का या गया 2, 13, 13, 13 1 टाइम, ठीक है। 91 है, इसमें 7 का जा रहा है 13 और 13 का दिया 1 टाइम। तो जो 26 है इसका जो मल्टीपल है अभाज्य गुणनफल होगा, प्राइम मल्टीपल, वो कितना होगा? प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 13, और 91 का होगा 7 इंटू 13। अब देखना है अपन को HCF। HCF कैसे निकालेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही क्या आएगा मित्रों? HCF होगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो 13 फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा अपना? HCF। और LCM के लिए क्या करेंगे? LCM के लिए या तो इनको एक साथ निकाल सकते हो, और ऐसे निकाल रहे हो तो जो पहले कॉमन आ रहा है उसको और उसके अलावा जो भी दे रखा है उनको भी क्या कर दूं? तो ये HCF आ गया 13 और LCM आ गया 13 गुणा 14। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42, 4, 14 कम 182 आ गया। क्या आ गया? 182।
अब इसमें हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की क्या करेंगे मित्रों? जांच करेंगे कि किस प्रकार ये सही है। इसके लिए हम देखते हैं। उत्तर की जांच के लिए मैंने ऊपर बताया कि ए और बी क्या है, ए गुणा बी है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या रहेगा, बराबर। ए का मान कितना है, 26 है, बी का मान है 91। एलसीएम का मान कितना आया, 182, और एचसीएफ का मान कितना आया, 13। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, यहां पर कर देता हूं मैं 26 × 91, यह आ जाएगा 2366। कितना आ जाएगा, 2366। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 × 24, 3 और 2 5, और ये आ गया, ये भी आया मित्रों 2366। अब देखिए, ए गुणा बी मतलब जो संख्याएं हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 2366, और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अपना जो आंसर है एलसीएम और एचसीएफ ये बिल्कुल सही है। हम इस प्रकार उत्तर की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बन गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। हमने जो पहला जो प्रश्न किया था उसमें अभाज्य गुणनखंड से ही किया था। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ जो कि हमने यहाँ पर भी निकाले थे, ये अभाज्य गुणनखंड से थे, और इनके भी हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब जैसे 12 है, 15 है, 21, इसका हम एलसीएम है वो इस प्रकार भी एक साथ भी निकाल सकते हैं। मैंने अलग अलग बताया था, वो बता दूंगा। और इस प्रकार भी देखो, 2 का भाग दिया 6, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो उनको ऐसे कैसे, जिसमें जा रहा है उसमें देंगे, जिनमें नहीं जा रहा उसमें ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का जा रहा है 3, ये 15 और ये 21। अब 2 का नहीं जा रहा, अब अगली अभाज्य संख्या है जो कि 3। ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है इधर अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 3 का भाग इसमें दिया और ये आ गया 7। अब 1 आ गया, उसको कुछ नहीं करेंगे, जो आगे संख्या है उनको भी 1 1 बनाएंगे। इस बार इसमें जा रहा है और इस बार इसमें चल जाएगा, तो ये हो गया 1 1 1, मतलब ये आ गया 12 15 और 21 का 12 15 और 21 का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो हम इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे 12 का हुआ, 15 का हुआ, बिल्कुल अभाज्य संख्याओं से निकाल सकते हैं। और 21 का हुआ, तो 12 के जो टुकड़े हुए हैं वो हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हुआ 3 गुणा 5, और 21 का हुआ 3 गुणा 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अब इस तीनों में अगर हमको एचसीएफ लेना है तो देखो कॉमन क्या रहा है, देखो 3 3 3, और इनकी सबसे छोटी घात लेनी होती है। जो भी संख्या उभयनिष्ठ आती है उसकी छोटी से छोटी जो घात आती है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। अगर यहाँ मान लो 3 की घात 1, 3 की घात 1 और यहाँ 3 की घात 2 आते तो हम सबसे छोटा, उभयनिष्ठ 3 आ रहा है उसमें सबसे छोटी घात मतलब 3 की घात 1 ही लेते। अब यहाँ पर तीनों में वो है तो एचसीएफ क्या जाएगा, तीनों का 3, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 3, और एलसीएम है वो आ गया ये। इसको आप मल्टीप्लाई भी
कर सकते हो। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा ये करेंगे तो 420। इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा एलसीएम। इस प्रकार आप दोनों विधियों से देखो, इससे अगर आप एलसीएम निकाल सकते हो जो कि ये प्रोसेस है, और इससे आप एचसीएफ निकाल सकते हो जो कि सबसे कम, और इससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं मित्रों। देखो जैसे हमने कहा कि जो इसमें एलसीएम में क्या रहेगा, जो भी उभयनिष्ठ स्टार है उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा और छोटे का कोई रोल नहीं, क्योंकि सब तीनों घात क्या है, समान है। अगर 3 की घात 2 होता कहीं तो हम 3 की घात 2 को सेलेक्ट करते उसमें। फिर उसके बाद जो भी अन्य बच रहे हैं, जैसे 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, ये आ जाता। और इस प्रकार हम आसानी से इन सवालों को भी हम कर पाते मित्र। आगे जो 2 क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। अब ये वही क्वेश्चन हो गया, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये इसका एचसीएफ दे दिया, और ये इसका क्या दे, एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। अब हम जानते हैं ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, और ये एलसीएम ज्ञात करवा रहे हैं, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम के साथ जो भी गुणा में है, एलसीएम के साथ गुणा में क्या है, एचसीएफ, तो हम एचसीएफ को गुणा को कहां भेज देंगे? भाग में। मतलब एलसीएम जो निकालने का फॉर्मूला हो गया वो हो गया दोनों संख्याओं का गुणा बटा एचसीएफ। ये आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं मित्रों? हल कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम बराबर ए कितना है? 306, बी कितना है? 657, और बट्टे में ये कितना है? एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। काटो और काट कर इसको हल कर दो। जैसे 9 से इसको काट दो, 9 7 63 और 9 तिया 27, तो ये आ गया 306 गुणा 73। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 6 7 42 और 7 तिया 21, 8 3 22,333। इसको आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। अब इसको कैसे वज्रगुणा या पक्षांतरण के माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ से एलसीएम का फॉर्मूला ये होगा, अगर एचसीएफ का निकालेंगे तो ए गुणा बी बटे एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से अगर एक संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे बी कर दो, बी निकालनी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे ए कर दो, वही बात है। आगे देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए सम संख्या 6 की घात n, 6 की घात n का मतलब है 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, ऐसा कोई भी घात है, n है, n का मान के लेना, कोई प्राकृत संख्या लेना, तो ये कभी 0 पर समाप्त हो गया। अब देखो 6 का ये 36, ये होगा 216, तो हम देख रहे हैं इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 6। क्यों 0 पर समाप्त होती है क्या? तो हम ये देखते हैं 0 पर समाप्त होती है, तो 0 पर कोई भी संख्या समाप्त होती है तो उसमें 2 गुणा 5 मतलब 10, 2 और 5 दोनों आते हैं, उसमें 2 भी शामिल होता है और उसमें 5 भी शामिल होता है। और इस स्थिति के लिए हम देखेंगे जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो मतलब उसमें 2 भी गुणनफल आ रहा है और क्या आएगा? 5 भी आएगा। तो हम यही देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में या कहें इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, तो वह सदैव 2 की घात n गुणा 5 की घात m का गुणन होती है, किंतु 6 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। अब इसमें 5 में 5 अनुपस्थित है, और 5 अनुपस्थित है मतलब 5 क्या है? अनुपस्थित है, और 5 अनुपस्थित है इसका मतलब उसके इकाई का अंक, अगर यही 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो मतलब वह इस का शून्य का जो नियम है
उसको फॉलो नहीं कर रही कि इकाई का अंक शून्य आएगा, तो उसको फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि 5 क्या है, अनुपस्थित। और किसी भी अंक में, इकाई के अंक में अगर 0 आना है तो उसके लिए 5 का होना क्या है, आवश्यक है। अब 5 अनुपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं 6 की पावर n में इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए हम जानते हैं कि क्या आना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। जबकि 6 के गुणनफल 2 गुणा 3 होते हैं, इसमें 5 अनुपस्थित है। वो 5 अनुपस्थित है, इसका अर्थ क्या है कि 6 की पावर n है, उसका जो इकाई का अंक है वो कभी भी क्या नहीं आएगा मित्रों, शून्य नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे एक प्रश्न हो रहा है, उसको और करते हैं। और वो कह रहा है प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि इसने एक संख्या दे दी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और एक संख्या और दे दी भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या आ जाती है, वो क्या हो जाती है, भाज्य। अब इसमें देखिए 13 और 13 भाज्य संख्या वो होती है जिसमें कह दे कि उसमें गुणनफल कितने होंगे, 3 होंगे, 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक क्या होंगे, गुणनफल होंगे। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया, 7 गुणा 11 और प्लस में क्या रह गया, 1, 11 7 77, और प्लस में क्या करेंगे मित्रों, प्लस में करेंगे हम 1, तो ये हो गया 13 गुणा 78। 13 गुणा 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको 2 के रूप में भी लिखे तो 2 और फिर साथ में क्या आ जाएगा, 2 6, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 13 आ गया, 2 आ गया, और 13 3 39, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसके गुणनफल कितना हो गए, 13 की घात 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसके गुणनफल 3 हो गए, 2 से अधिक हो गए, मतलब ये क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें भी क्या कॉमन आ गया, 5 आ गया। तो जो भी संख्या है अगर उसमें कुछ उभयनिष्ठ आ जाता है, एक और खुद के अलावा, तो वो क्या संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। तो इसमें भी क्या गुणनफल आ गया, 5 आ गया, मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, एक क्या है, वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ है। अब इसमें इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को, अब यहां से मान लो ये है, यहां से सोनिया है वो 18 मिनट में पूरा कवर करती है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर में रवि, सोनिया है, सोनिया के द्वारा तो 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि के द्वारा कितना मिनट लग रहे हैं मित्रों, 12 मिनट। रवि भी यहीं से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों मान लो ऐसे दौड़ते हैं और साथ में दौड़ते हैं और यहीं से दौड़ते हैं एक साथ। तो अब बताओ दोनों की स्पीड सोनिया की ज्यादा है, वो सोनिया की क्या है, कम स्पीड है, और रवि की क्या है, ज्यादा स्पीड है, क्योंकि जो समय कम लेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर। अब एक साथ तो मिल नहीं सकते, क्योंकि ये तो 12 मिनट में ही आ रहा है, ये 18 में आ रहा है। तो इस स्थिति के लिए मतलब न्यूनतम वो समय ज्ञात करो जब एक साथ मिलेंगे, और जब भी न्यूनतम आ जाता है तो हम ज्ञात करते हैं इनका एलसीएम, इनके दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 2 का भाग जा रहा है 9, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 3 और 1, फिर 3 का दे दिया
तो कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। या ऐसे भी देख सकते हो, जो शॉर्ट है कि 18 का पहाड़ा बोलो, 18 एकम 18, 18 दूना 12 का पहाड़ा बोलो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो जो सबसे पहले पहाड़ा मिलता है वही क्या होता है, HCF एलसीएम क्या होता है, वही एलसीएम होता है। और जब भी न्यूनतम समय पूछता है तो एलसीएम, और जब अधिकतम समय पूछता है अधिकतम, तो हमेशा क्या निकालते हैं मित्रों, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो वो न्यूनतम समय पूछ रहा है कि जल्द से जल्दी कितने सेकंड। तो जब तक रवि 3 चक्कर लगाएगा तब तक सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होगी। उम्मीद है ये 1.1 प्रश्नावली आपकी आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम 10th क्लास की लगातार वीडियो डालते रहेंगे। आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।